नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया है ना, जहाँ पे हम लोगों ने गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट को समझा है ना, एग्जाम्पल्स की मदद से। साथ ही साथ हम लोगों ने उसके डेरिवेशन को देखा, ओके, उसका डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, इन सब को बिल्कुल डिटेल्स में हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारा ये जो गॉसेस लॉ है ये भी कुलम्स लॉ के तरह ही एक बेसिक लॉ की तरह ट्रीट किया जा सकता है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। जैसे कुलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक लॉ होता है, उसी प्रकार हम लोग गॉस लॉ को भी, है ना, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। ये भी चीज़ हम लोग वहाँ पर देखें। तो हम लोग जो है एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे किसका, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो एप्लीकेशन लिए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ओके, लाइन चार्ज। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज आपके पास गिवन है, ओके, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर है या फिर एक चार्ज वायर है, ओके, ये आपके पास गिवन है और उसके कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो उस पॉइंट पी पर इसे पूरे चार्ज, है ना, रॉड के कारण या वायर के कारण या लाइन चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हमें पता करना है, ओके। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, गॉसेस लॉ का प्रयोग करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, है ना। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ये जो है ये आपका एक लाइन चार्ज है। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक लाइन चार्ज है। इस प्रकार से कि इस लाइन चार्ज का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ओके, इस लाइन चार्ज का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ओके, इसको हम लोग लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है ना। कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, एक लाइन चार्ज है या एक चार्ज रॉड है या एक वायर है, ओके, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसके नॉर्मली एक पॉइंट है यहाँ पर P, ओके। इस पॉइंट P पर मेरे प्यारे व्यूअर्स हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है इस लाइन चार्ज के कारण, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लाइन चार्ज के चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, ओके। इस प्रकार का हाइपोथेटिकल सरफेस कंसिडर करेंगे, ओके, कि उसका जो रेडियस है वो इस डिस्टेंस से इक्वल हो, इस लाइन चार्ज और पॉइंट P के डिस्टेंस को चलिए R ले लेते हैं, है ना। तो हमें गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार से लेना होगा कि उसका जो रेडियस हो वो R से इक्वल हो और उसका जो कर्व्ड सरफेस हो उस पर हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, ओके, वो सेम हो। इस प्रकार से हमें हाइपोथेटिकल सरफेस यहाँ कंसिडर करना होगा। तो इस प्रकार का सरफेस कौन सा हो सकता है, सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल हाइपोथेटिकल या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसिडर करते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नीचे में भी, है ना, एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। लाइन चार्ज के चारों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिए, ठीक है, जिसका रेडियस R है और इसका जो लेंथ है, चलिए इसको L ले लेते हैं। इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है उसको L ले लेते हैं, ठीक है। और ये कोएक्सियल है किसके साथ, आपका लाइन चार्ज के साथ, या यूँ कह सकते हैं कि आपका ये जो सिलेंडर है ना, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इसका एक्सिस जो है क्या है, ये लाइन चार्ज, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें पता है कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, इस पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, या यूँ कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स होगा, है ना। रेडियल के डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन आउटवर्ड्स की तरफ जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये पॉइंट P है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ओके। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस एरिया इसका कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट P के चारों तरफ हम लोग एक स्मॉल सरफेस एरिया DS कंसिडर कर लेते हैं। तो इस सरफेस एरिया का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगा,
एन कैप भी, मतलब यहाँ पर एरो ई और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में। ओके, लेकिन अगर आप इन दो कर्व्ड सर्फेसेस को देखो, और माफ़ कीजिएगा ये दो सर्कुलर इंड्स को देखो, ठीक है, ये जो दो सर्कुलर इंड्स है, चलिए इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं, है ना। अगर हम लोग इन दो सर्कुलर इंड्स को देखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस कर्व्ड सरफेस के द्वारा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता है, तो कर्व्ड सरफेस के द्वारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ओके, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन इन दो सर्कुलर एंड्स का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है और हमने क्या किया, इसके चारों तरफ एक स्मॉल एरिया ds कंसिडर कर लिया। ओके, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड से हम लोग देख लिए। और इस सरफेस के जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो किधर होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा। मतलब एरो ई और एन कैप इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग एरो ई, मतलब क्योंकि ये जो स्मॉल सरफेस है इसके थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें तो किससे इक्वल होगा, डी फाई से इक्वल होगा। तो डी फाई किससे इक्वल होगा, एरो ई डॉट एन कैप डी एस से इक्वल होगा। अब अगर आप यहाँ पर लिखो तो ई डी एस कॉस थीटा होता है, जहाँ पे थीटा एन कैप और एरो ई के बीच का एंगल होता है। तो थीटा यहाँ 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो इस केस में जो डी फाई है वो किससे इक्वल है, 0 से इक्वल है। उसी प्रकार इसके लिए भी होगा। इसलिए जो ये जो दो सर्कुलर इंड्स है C1 और C2, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस। ओके, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस पूरे इंटायर गॉसियन सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये दो सर्कुलर एंड्स का किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने सारी चीज़ें ग्रैब कर ली होंगी। अब जो है देखिए, हम लोग ये गॉसियन सरफेस कंसिडर करते समय ही आपको ये बात बताएं कि ये जो कर्व्ड सरफेस है इस सिलेंडर का, इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सब, है ना, मतलब वो सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो सब पॉइंट्स जो है r डिस्टेंस की दूरी पर है, इस लाइन चार्ज से या इस चार्ज रॉड से या फिर इस वायर से। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक स्मॉल सरफेस कंसिडर की। तो मान लीजिए इफ़ वी टेक, है ना, या मतलब उसके लिए लिख लेते हैं थोड़ा, इफ़ वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट, इफ़ वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट ओके, ds of the Gaussian surface okay, then the electric flux is okay, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस स्मॉल ds के अलॉन्ग होगा वो क्या होगा, डी फाई, है ना। डी फाई ये किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका एरो ई डॉट एन कैप डी एस से इक्वल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, है ना। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो जो यहाँ पर जो डी फाई ई है ये किससे इक्वल हो जाएगा, ई डी एस से इक्वल हो जाएगा। और यहाँ किससे इक्वल हो रहा था, 0 से इक्वल हो रहा था, है ना। इसलिए ये दो सर्कुलर एंड्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन ये जो सरफेस एरिया कंसिडर किए ये कहाँ पर है, ये कर्व्ड सरफेस पर है। इसलिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस पूरे गॉसियन सरफेस के कारण, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और एक और चीज़ आप जो हम लोग बताएं आपको कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू, है ना, वो किससे इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, क्योंकि ये दो सर्कुलर एंड्स का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए, है ना। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to the entire Gaussian surface, due to the entire Gaussian जी बिल्कुल Gaussian surface is the same as due to the curved surface only, okay, curved surface only, ठीक है, क्योंकि दोनों सर्कुलर एंड्स जो है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो थस हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड्स।
तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा फाई ई और इधर हो जाएगा इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस एरो ई डॉट सॉरी चलिए ठीक है एन कैप डी एस नहीं लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई डी एस ले लेंगे, ठीक है ना। नाउ यहाँ देखिए फाई ई इज इक्वल टू ई को बाहर ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ई, है ना, और ये जो है आपका है ना कर्व सरफेस पर क्या है हर एक पॉइंट के लिए सेम है, तो ई को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस डी एस। अब चूंकि यहाँ पर केवल और केवल कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है, क्योंकि है ना जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इंटायर गॉसियन सरफेस के कारण ये किससे इक्वल है, जो कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उससे इक्वल है। तो यहाँ पर केवल कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर की ही बात हो रही है। तो जब हम लोग ds को इंटीग्रेट करेंगे ओवर है ना होल सरफेस, तो हम लोग को इसका वैल्यू मिलेगा 2 पाई RL, है ना। और यहाँ पर ये जो 2 पाई RL है ये एक्चुअली में क्या है, सरफेस एरिया है, ऐसा कह सकते हैं एरिया है ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर हम लोग कंसिडर किए हैं है ना, इसका ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया है 2 पाई RL, ठीक है 2 पाई RL। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई ये इक्वल होता है किससे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू होता है ना, मतलब जितना चार्ज हमारा गॉसियन सरफेस इनक्लोज किया है। अब ये एक सिंगल चार्ज के केस में हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक लाइन चार्ज है, मतलब उस लाइन पर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्यू के जगह पर हम लोग कैपिटल क्यू का प्रयोग करेंगे, जो है ना सारे चार्जेस का सम होगा, ठीक है। सो फाई ई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ना अब देखिए हमारे पास फाई ई का वैल्यू है ना, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इसका वैल्यू हमारे पास है कितना है, इसका वैल्यू हमारे पास E2 पाई RL है ना। तो हम लोग इसके जगह पर क्या करेंगे E2 पाई RL रख देंगे और यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, ठीक है। नाउ अब इसको कुछ ऐसे लिखिए E इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ड्यू टू दिस लाइन चार्ज ऑन अ पॉइंट P। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना, इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमें मिला ना E इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पर ये जो Q है ये टोटल चार्ज है ना, इस लाइन चार्ज, लाइन पर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उसका सम है ये Q। तो और हमें पता है कि यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, तो Q को हम लोग लैम्डा डॉट L के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि L जो है यहाँ पर क्या है आपका लेंथ है इस गॉसियन सरफेस का, तो Q को क्या कर देंगे लैम्डा डॉट L के फॉर्म में लिख देंगे। तो Q की जगह पर लैम्डा L सब्स्टिट्यूट करें तो E का वैल्यू क्या मिलेगा, लैम्डा L बाई 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, L और L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। अब इसे थोड़ा सा है ना अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और अच्छे से रिमेंबर कर पाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे कुछ ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R। ओके, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज या ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, क्योंकि जो लाइन चार्ज आप लेंगे उसके चारों तरफ आपको एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा जिसका लेंथ L होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑन ए पॉइंट P, ओके, वो किससे इक्वल होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई माफ कीजिएगा 2 लैम्डा बाई R, जहाँ पे R आपका रेडियस है और लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये हम लोग का सबसे पहला एप्लीकेशन था गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। होप आप इसको समझ पाए होंगे।